चुनाव और शासन के विज्ञान को समझने के लिए कई बार पूरे देश की नब्ज टटोलने से बेहतर होता है कि हम एक निर्वाचन क्षेत्र की धड़कन को सुने। इसीलिए आज हम असम के जोरहाट चलेंगे और डेटा के जरिए देखेंगे कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे सांस लेता है, कैसे काम करता है। तो ये कहानी है जोरहाट की, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ एक इलाका जहां हर एक वोट अपने आप में एक पूरा इतिहास और एक भविष्य लिए हुए है। और जब हम इस एक जगह की हकीकत को गहराई से समझते हैं ना, तो असल में हम पूरे भारत में हो रहे बड़े सियासी बदलावों को समझ पाते हैं। सवाल ये है कि कोई भी सियासी जंग सिर्फ 6,500 यानी 6,488 वोटों के इतने मामूली फर्क से कैसे जीती या हारी जा सकती है। ये छोटा सांकड़ा असल में इस सीट पर मुकाबले की गहराई और हर एक वोट की कीमत की कहानी बयान करता है। अब इस विश्लेषण में गहरा उतरने से पहले चलिए इस जगह की जमीनी हकीकत को महसूस करते हैं, क्योंकि जोरहाट की सियासत को समझने की चाबी यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी रोजी रोटी में ही छिपी है। ये जमीन है चाय के बागानों की, धान के खेतों की, जिसे सदियों से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्रा ने अपने हाथों से आकार दिया है। जोरहाट की पहचान अब जानते हैं दोहरी है। ये शहरी भी है और ग्रामीण भी, और यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और चाय उद्योग है। यही दो चीजें हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। साल 2021 में यहाँ कुल मतदाता थे 1,86,273। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर एक नंबर एक इंसान है जिसकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं और एक बेहतर कल की ख्वाहिश है। और इन लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? देखिए, असम में युवा बेरोजगारी 37.7% है, एक बहुत बड़ा मुद्दा। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल हो या खाना, हर घर का बजट बिगाड़ रही है। फिर चाय बागान के मजदूर हैं जो दशकों से एक आर्थिक सम्मान और सही मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, हर साल ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से जो तबाही मचती है, उससे राहत और एक स्थायी समाधान, ये एक बुनियादी मांग है। यही है वो असली मुद्दे जो वोट देने के फैसले पर असर डालते हैं। तो अब आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स हमें पिछले एक दशक में हुए एक ऐसे नाटकीय सियासी बदलाव की कहानी सुनाते हैं जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। 2021 के चुनाव नतीजे देखिए। बीजेपी को मिले 48.84% वोट और कांग्रेस को 44.20%। जीत का अंतर यानी मार्जिन 5% से भी कम था, सिर्फ 6,488 वोट। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ की लड़ाई कितनी बिल्कुल कांटे की टक्कर थी और हर एक वोट कितना कीमती था। यही चीज जोरहाट को एक बेहद प्रतिस्पर्धी सीट बनाती है। लेकिन असली कहानी इस टाइमलाइन में है। जरा देखिए, 2011 में कांग्रेस का यहाँ एक छत्र राज था, लगभग 65% वोट शेयर। फिर 2016 में एक सियासी भूचाल सा आया, बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर सीधा 53% तक पहुंच गया और 2021 आते आते ये मैदान एक बराबरी की जंग का मैदान बन गया। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल उठता है, इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? इसका एक बहुत अहम कारण छिपा है वोटर टर्नआउट में, यानी कितने लोग वोट करने निकले। डेटा एक पैटर्न दिखाता है। जब भी टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है तो इसका फायदा आमतौर पर एक पार्टी को मिलता है, शायद इसलिए कि उनका कोर वोटर बेस पूरी तरह से बाहर निकलता है। और जब टर्नआउट एक आम स्तर पर रहता है तो पासा दूसरी पार्टी की तरफ पलट जाता है। इसका मतलब साफ है, यहाँ जीत हार इस बात पर निर्भर करती है कि कौन अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने में ज्यादा सफल होता है। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि क्या हुआ, तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ। ध्यान रखें, हमारा फोकस चेहरों या पर्सनालिटीज पर नहीं होगा, बल्कि उन सिस्टमिक फैक्टर्स पर होगा जो इन नतीजों के पीछे की असली वजह है। और इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले हमें एक मूल संवैधानिक मूल्यों को याद रखना जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में एक जानकार और सूझबूझ के साथ अपना विकल्प चुनने का अधिकार पवित्र माना जाता है। इसलिए पब्लिक में जो भी बातचीत हो वो हमेशा जिम्मेदार होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित, न कि झूठ या अफवाहों पर। तो वो सिस्टमिक फैक्टर्स क्या थे? एक तरफ कांग्रेस की कुछ कमजोरियां साफ दिख रही थी। उनके स्थानीय कार्यकर्ता कमजोर पड़ चुके थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी पकड़ ढीली थी और सबसे बड़ी बात, अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले उनके पास संसाधनों की काफी कमी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास एक मजबूत ग्रासरूट संगठन था, एक शक्तिशाली डिजिटल मशीन थी और हाँ, सत्ता में होने का फायदा भी था।
और यहाँ एक और गहरा विभाजन सामने आता है, शहरी बनाम ग्रामीण। ग्रामीण खेतीबाड़ी वाले इलाके और चाय बागान एक तरफ वोट करते हैं, जबकि जोरहाट शहर के लोग दूसरी तरफ। इसका साफ मतलब है कि एक वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी यहाँ काम नहीं कर सकती। यहाँ जीतने के लिए जमीनी हकीकत की गहरी समझ होनी जरूरी है। तो इन सभी चुनौतियों और वोटर्स की चिंताओं को समझने के बाद अब हम एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं जो सीधे इन मुद्दों का समाधान करे। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक आगे की सोच वाला एक कंस्ट्रक्टिव समाधान का ब्लूप्रिंट है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, शासन के लिए एक 4 फेस्ड स्ट्रैटेजी। चतुर्मुख इसलिए क्योंकि ये उन 4 सबसे जरूरी स्तंभों पर फोकस करती है जो हमने अभी देखे। पहला, युवा और रोजगार। दूसरा, किसान और चाय मजदूर। तीसरा, महिलाएं और अल्पसंख्यक। और चौथा, विकास और बुनियादी ढांचा। इसके पहले 2 चेहरे सीधे सीधे आर्थिक सम्मान से जुड़े हैं। युवाओं के लिए इसका मतलब है प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा और नियमित जॉब फेयर्स। किसानों और मजदूरों के लिए इसका मतलब है एमएसपी की गारंटी, छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी और चाय बागान के श्रमिकों के लिए एक ऐसी वैधानिक न्यूनतम मजदूरी जो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन दे सके। आखिरी 2 चेहरे सामाजिक नींव को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए इसमें लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, बेहतर मातृ देखभाल और एक समावेशी विकास का अप्रोच शामिल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कें, बिजली और बाढ़ से बचाव के लिए टाइम बाउंड प्लान्स। ऐसे ठोस काम जिन्हें लोग अपनी आंखों से देख सकें और महसूस कर सकें। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग कर लेना ही काफी नहीं है। उस प्लान को लोगों तक सही ढंग से पहुंचाना एक आधुनिक और सच्ची बातचीत के जरिए ये भी उतना ही जरूरी है। आज के भारत में 850 मिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में कम्युनिकेशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल स्ट्रैटेजी जरूरी है जिसमें हाइपर लोकल ग्रुप्स के जरिए सीधी बातचीत हो और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत खबरों से लड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम हो। और जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सम्मान का एक और बुनियादी सिद्धांत याद रखना होगा। आपका डेटा आपका है, उसे हमेशा आपकी सहमति से ही कलेक्ट किया जाना चाहिए और सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए आपने सहमति दी है। यही व्यक्तिगत गरिमा यानी इंडिविजुअल डिग्निटी का आधार है। तो आखिर में जीत का रास्ता क्या है? ये रास्ता बनता है डेटा, स्ट्रैटेजी और जनता के विश्वास को एक सीधे, सच्चे और साफ संदेश में जोड़ने से। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, विश्वास बड़े बड़े वादों से नहीं बनता। विश्वास बनता है छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याओं को लगातार हल करने से। असली गवर्नेंस चुनाव से चुनाव तक का सफर नहीं है, ये लोगों को हर दिन सुनने और उनकी परेशानियों को दूर करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08400 42162 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।